नमस्कार मित्रों और साथियों, हम कक्षा 9th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 में की शुरुआत यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे भारत के अपवाय तंत्र के बारे में। हम जानेंगे क्या होता है भारत का अपवाय तंत्र और इसकी विस्तृत चर्चा हम करते रहेंगे अगले वीडियो में। तो हम पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं भारत के अपवाय तंत्र की। अपवाय तंत्र क्या होता है? तो अपवाय तंत्र से आशय किसी क्षेत्र के नदी तंत्र से है। अपवाय तंत्र का आशय किसी क्षेत्र के नदी तंत्र से है। फिर हम यहाँ पर बात करें कि नदी तंत्र क्या है। यदि हम किसी भी प्राकृतिक मानचित्र को देखें, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि कई छोटी छोटी धाराएं विभिन्न दिशाओं से बहकर आती हैं और मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। ये बहकर जल के बड़े भाग जैसे झील, समुद्र अथवा महासागर में चला जाता है और एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र को देखिए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत, उच्च भूमि, दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग कर देती हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को आप कहेंगे जल विभाजक। तो मैं यहाँ आपको समझाऊं कि क्या होता है अपवाह क्षेत्र और क्या होती है नदी। नदी तंत्र की बात हमने यहाँ पर की। अब नदी की क्या होती है, तो हम जो जो पर्वत होती हैं, पर्वत क्षेत्र होती हैं, उनसे छोटी छोटी धाराएं बहकर एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं। जो निचला भाग होता है वहाँ इकट्ठी हो जाती हैं और एक नदी तंत्र का निर्माण करती हैं, नदी का निर्माण करती हैं। और ये जो पूरा भाग यदि इन सभी को मिलाया जाए, इन धाराओं को मिला लिया जाए और इस नदी को मिला लिया जाए, तो इसे हम नदी तंत्र कहेंगे। और यह नदी जिस क्षेत्र से होकर बहती है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह जिस क्षेत्र से होकर बहेगी उसे हम कहेंगे अपवाह द्रोणी। तो ये वाला क्षेत्र हुआ आपका अपवाह द्रोणी, ये वाला जो क्षेत्र हुआ अपवाह द्रोणी। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे क्या होता है अपवाह द्रोणी, आप समझ चुके होंगे। और हम यहाँ पर बात करें, यदि यहाँ पर कोई पर्वत आ जाए, ऊंचा भाग कोई पर्वत यहाँ पर आ जाए, तो एक साइड यहाँ से बहेगा जल। जल की बात करें तो एक साइड जल यहाँ से बहेगा, यहाँ इस वाली जगह से, और एक साइड जल यहाँ से बहेगा इस वाली जगह से। यदि आपको शो नहीं हो रहा तो एक बार यहाँ से और एक यहाँ से, चूंकि ये वाला क्षेत्र ऊंचा है, तो हम ये कहेंगे कि इस क्षेत्र को हम जो ये वाला पर्वत है इसको कहेंगे जल विभाजक। इस भूमि को पर्वत या इस उच्च भूमि को हम कहेंगे जल विभाजक। तो आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में कि द्रोणी किसे कहते हैं, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, नदी किसे कहते हैं, और जो उच्च भूमि है जो नदी के बीच आ रही है, द्रोणी के बीच आ रही है, उसे क्या कहेंगे। और अब हम यहाँ पर जानें कि विश्व की जो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है, अगर उसकी बात करें तो वो है अमेजन की नदी की अपवाह द्रोणी। अमेजन की नदी की अपवाह द्रोणी लगभग आपकी बहुत बहुत जगह में विस्तृत है। नील नदी से भी अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो नील नदी से भी ज़्यादा क्षेत्र में आपका ये विस्तृत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अमेरिका वाला, नॉर्थ अमेरिका वाला क्षेत्र है, आपका जो दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र है, उसमें यह पाई जाती है। यहाँ से इस वाले क्षेत्र में यहाँ होकर बहती है ये नदी। तो आप यहाँ देख पाए होंगे इस वाले क्षेत्र को, क्योंकि जूम करके यदि मैं इसको दिखाऊं तो ये आपको दिखेगी नदी। ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, यहाँ से ऐसे प्रशांत महासागर की ओर, जो आपका अटलांटिक महासागर है उसकी ओर, तो आपको इसको नदी का क्षेत्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम बात करें कि भारतीय जो अपवाह तंत्र है वह किस प्रकार के क्षेत्र की बात करता है। तो भारतीय अपवाह तंत्र की बात करें तो भारतीय अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को हम दो भागों में यहाँ पर बांट सकते हैं। तो पहला भाग हुआ आपका, यहाँ पर अगर आप चित्र को देखें तो पहला भाग हुआ आपका जो हमने पढ़ाया था हिमालय से निकलने वाली नदियों का, और दूसरा भाग हुआ भारतीय प्रायद्वीप का, जो आपको मैंने पढ़ाया था त्रिभुजाकार क्षेत्र है, पेनिनसुला, जो आपका प्रायद्वीपीय भाग है। तो यहाँ से बहने वाली नदियाँ और यहाँ से बहने वाली नदियाँ। यहाँ से बहने वाली नदियों की बात करें तो हम जो हुआ सिंधु हुआ, चेनाब हुआ, झेलम हुआ, ब्यास हुआ, रावी, सतलज, और यहाँ से आपका गंगा नदी हुआ, यहाँ वाला आपका ब्रह्मपुत्र नदी। और हम प्रायद्वीपीय नदियों की यहाँ पर बात करें तो आपका नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, और आपका ये दिख रहा होगा आपको कृष्णा, तुंगभद्रा जो कृष्णा में मिलती जा रही है, कावेरी नदी,
आदि नदियों के बारे में हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। हम यहाँ पर जाने यदि हिमालय की नदियों की बात करें तो हिमालय की नदियों की यहाँ पर बात करें, हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी हैं। क्यों है 12मासी हिमालय की नदियाँ? हिमालयों की नदियों की बात करें तो ये 12मासी नदियाँ हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पाया जाता है। इस वाला जो क्षेत्र है यहाँ वाला, इस वाले क्षेत्र में आपका बर्फ़, जिसे हिमानीय बोलते हैं, वो पिघल पिघल कर नदियों में बहता है जब बरसात नहीं होती। और जब बरसात होती है तो जो बरसात वाला पानी है वो इनसे बहता है। तो इन नदियों का प्रवाह 12 महीने आपका यहाँ पर होता रहता है। अब हम बात करें कि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों के पिघलने, चूँकि लिखा है इसमें, वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है हिमालय को। दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र, जो बड़ी वाली नदियाँ हैं सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र, पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों को पर्वत काटकर गार्जों का निर्माण किया, जो इन गार्जों मतलब गहरे गहरे गर्तों का निर्माण यहाँ पर इन नदियों ने किया है। अब हिमालय की नदियों अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते को तय करती हैं। बहुत सारा लॉन्ग डिस्टेंस को यहाँ पर तय किया जाता है इन नदियों द्वारा, क्योंकि इनकी लंबाई भी बहुत अधिक है। ये अपने मार्ग के ऊपर के भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं। जो ऊपर वाला भाग होता है, जो जहाँ से वो निकलती हैं, वहाँ तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं, अर्थात जो वहाँ का क्षेत्र है उसे काटने का प्रयास करती हैं। मिट्टी को अपरदन उसको कहती हैं जहाँ पर बहते हुए जल के द्वारा मिट्टी का कटाव हो या वायु के द्वारा। चूँकि यहाँ जल की बात की गई है तो हम जल की बात करें तो नदियों के जल द्वारा मिट्टी का बहुत सारा कटाव होता है। यह कटाव ही अपरदन कहलाता है आपका। तो उत्पत्ति के स्थान पर ये बताया हमने। फिर इसके बाद अगर बात करें कि अपरदन क्रिया तो करती हैं, और अपरदन क्रिया करती हैं जिसके कारण भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। तो इनसे सिल्ट अर्थात वही मिट्टी और बालू के कण कंकड़ इनसे होकर बहती हैं। मध्य और निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर, जैसे ऐसी कहीं पर ऐसी आकृति, कहीं पर ऐसी आकृति, गोखुर और विसर्प झीलों का ये निर्माण करती हैं। अपने बाढ़ वाले मैदान में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण भी ये करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टा का भी निर्माण करती हैं, जो और अपने भाग पर जो अंतिम इनका मुहाना है वहाँ जाकर ये इनके मुख पर जो है वो मिट्टी और जो सिल्ट है वो जमा देती हैं, और जिससे यहाँ ये समुद्र के भाग में एक द्वीप का निर्माण होता है। बहुत सारे द्वीपों का निर्माण यहाँ पर होता है। वर्तमान में एक द्वीप जो चर्चा में रहा, भाषांचार आइलैंड, जिसे भाषांचार द्वीप भी कहते हैं, जहाँ बांग्लादेश के जो यहाँ म्यांमार से निवासी आए हैं उनको यहाँ बांग्लादेश यहाँ पर बसा रहा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयोग से बना है। तो आप समझ चुके होंगे इस वीडियो में द्रोणी क्या होता है, अफवाह तंत्र क्या होता है, हिमालय से आने वाली नदियों का क्या कार्य है, और क्या होता है अफवाह तंत्र। भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और हिमालय पर्वत की नदियाँ कौन सी हैं। धन्यवाद।